हेलो एवरीबॉडी। आज है 15 मई और हमारे पास आज 3 आर्टिकल ही डिस्कस करने के लिए। ये तीनों आर्टिकल इकोनॉमिक से ही रिलेटेड है। एक आर्टिकल लेबर के ऊपर है, माइग्रेंट लेबर के ऊपर, लेकिन देखा जाए तो वो भी इकोनॉमिक से ही जो है संबंध रखता है। तो वैसे ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल पेपर नंबर 3 में काम आएगा, जीएस पेपर 3 में काम आएगा। तो चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये इसकी शुरुआत इस तरीके से है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना एक विज़न रखा था, एक कैंपेन लॉन्च किया और इसका नाम दिया गया सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट, यानी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो इसके 5 पिलर दिए गए: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। तो इसके लिए प्रधानमंत्री अनाउंसमेंट किए तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपया रिलीफ पैकेज इसमें अनाउंसमेंट किया गया है। तो ये फ़ायदा करेगा एमएसएमई को, लेबर क्लास को, मिडिल क्लास को, इंडस्ट्रीज को और कई सारों को। और इसमें तकरीबन जो है 10% ऑफ जीडीपी भारत का लगने वाला है और ये 10% ऑफ जीडीपी इसमें जो है इंक्लूड है। तो ये एक बहुत ही बोल्ड रिफॉर्म है, एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, ठीक है। लेकिन हम ये देखेंगे क्या ये स्टेप काफ़ी है, ये जो स्टेप लिया गया क्या ये स्टेप काफ़ी है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है नो, ये स्टेप काफ़ी नहीं है। क्यों काफ़ी नहीं है? अगर इसकी तुलना हम वैसे अमेरिका से तुलना नहीं करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है, 20 लाख करोड़ में क्या क्या इंक्लूड है। तो सबसे पहली बात, 1,70,000 करोड़ रुपया जो प्रधानमंत्री ने पहले अनाउंसमेंट किया था वो इसमें इंक्लूड है, यानी कि 20 लाख में इंक्लूड है। और तकरीबन आरबीआई ने कुछ स्टेप लिया था। आरबीआई ने स्टेप लिया था, रेपो रेट में कमी की थी, रिवर्स रेपो रेट में कमी की थी और एसएलआर में बैंक को जो है कुछ कैपिटल में काफ़ी जो है आरबीआई ने काफ़ी कुछ स्टेप लिए। तो ये स्टेप में जितना इंक्लूड होता है, जितना अमाउंट इंक्लूड होता है, ये सारा का सारा अमाउंट 20 लाख करोड़ में ही हिट कर दिया गया। आपको समझ में आ रहा है? फिर से मैं रिपीट कर दूं कि सरकार ने अब तक लॉकडाउन में जितने भी स्टेप लिए, यहाँ तक कि आरबीआई का जो भी स्टेप रहा, आरबीआई जो स्टेप लेता है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, आरबीआई के पास कई सारे टूल हैं। आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, ये सब बैंक रेट, ये सब मेंटेन करता है। तो ये सब के जरिए आरबीआई के पास महंगाई को कंट्रोल करने का टूल होता है। तो लॉकडाउन जब इम्प्लीमेंट हुआ तो आरबीआई ने कुछ स्टेप लिए। तो आरबीआई के स्टेप से जितना बेनिफिट, जो अमाउंट जो आरबीआई ने जो बेनिफिट पहुंचाया इकोनॉमी को, जो अभी देखने को नहीं मिला, 20 लाख करोड़ के पैकेज में वो भी ऐड है। आप समझ रहे हैं ना? 1,70,000 करोड़ और बाकी आरबीआई का सारा स्टेप, ये सब 20 लाख करोड़ में ही ऐड है। इसीलिए मैं कह रहा था ये स्टेप नहीं है और ये पैकेज भी देखा जाए तो नया नहीं है। अगर अब आप देखें, अब हम इसकी तुलना अमेरिका से करते हैं। तो इसकी तुलना अगर अमेरिका से करें तो अमेरिका ने 3 ट्रिलियन पैकेज अनाउंस किया। अमेरिका की आबादी आप देख लीजिएगा, तकरीबन 35 करोड़ की आबादी होगी। 3 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंसमेंट किया, जो कि 225 लाख करोड़ होता है। समझ रहे बात? देखिए आप, 225 लाख करोड़ रुपया होता है। ये 3 ट्रिलियन का इकोनॉमिकल पैकेज जो है, रिलीफ पैकेज अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। और जो स्टेप वहाँ के सेंट्रल बैंक ने लिया, वहाँ के फेडरल बैंक ने जो स्टेप लिया, वो स्टेप इसमें इंक्लूड नहीं है। हालांकि आरबीआई का स्टेप हमारे देश में इंक्लूड है, लेकिन वहाँ का सेंट्रल बैंक का जो स्टेप है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। चलिए, और अब हम ये चर्चा करेंगे। देखिए, ये यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लिखा नहीं है क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम ज़रा सा कम रहता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ अगर आपको ये लिखना है तो लिख ले। वैसे ये डाटा है, जितना हो सके इसको दिमाग में रखिए, याद रखिए तो बेहतर है। डाटा है ये, और इसको ज़्यादा जो है इसको सीरियस नहीं लेना है। देखिए, डाटा क्या है कि
इस पैकेज में किस किस को राहत पहुंचाएगा, यानी 20 लाख करोड़ का पैकेज जो अनाउंसमेंट किया गया, ये किस किस लोगों को क्या क्या राहत पहुंचाएगा। तो देखा जाए तो एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपया जो है अलॉट किया गया है, यानी कि 3 लाख करोड़ में एमएसएमई सेक्टर को बगैर कोई कंडीशन के लोन दिया जा सकेगा, यानी कि लोन दे एमएसएमई सेक्टर को। एमएसएमई जान रहे हैं ना, मिनिमम स्मॉल जो बिजनेस जो करने वाले जो सेक्टर है, जो छोटा मोटा जो बिजनेस, छोटा मोटा जो इंडस्ट्रीज वाले जो होते हैं, उसको एमएसएमई में रखा जाता है। ये 3 लाख करोड़ का यानी कि इनको पैकेज इनके लिए अलॉट है। ये तकरीबन जो है ये अलॉटमेंट बगैर किसी कंडीशन के इनको दिया जाएगा, ठीक है। और ये हो गया। दूसरा ये है कि एमएसएमई के लिए ये किया गया है कि 200 करोड़ का प्रोजेक्ट ये ग्लोबली टेंडर नहीं होगा, यानी कि ग्लोबल टेंडर डिक्लेयर नहीं होगा। जैसे 200 करोड़ तक का पैकेज जो होगा ये एमएसएमई को ही दिया जाएगा, ये जो है ये वेरीफाई किया गया है, ठीक है। और इसके साथ एमएसएमई का एक ये बताया गया है कि एमएसएमई कौन है, इसमें कुछ रिफॉर्म किया गया है, यानी कि एमएसएमई सेक्टर को रिफॉर्म किया गया है कि एमएसएमई किसको माना जाए, ठीक है। यानी कि एमएसएमई सेक्टर किसको माना जाए, ये जो है लघु उद्योग किसको माना जाए, अगर हिंदी में हम बोले तो देखिए पहले क्या था, पहले यह था कि 25 लाख से लेकर के 10 लाख तक, यानी कि 25 लाख अगर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो इसको माइक्रो में रखा जाता था। यानी कि अगर एमएसएमई लघु उद्योग के लिए आपने 25 लाख रुपया अगर लगाया है तो ये इसको माइक्रो में रखा जाता था। और अगर ये 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो इसको स्मॉल में रखा जाता था। और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो इसको मीडियम में रखा जाता था, ठीक है, क्लियर है। 25 लाख को माइक्रो, 5 करोड़ को स्मॉल और 10 करोड़ को मीडियम में रखा जाता था। लेकिन अभी क्या है ना, कुछ क्लासिफिकेशन में कुछ चेंज है। अभी माइक्रो का एस्टीमेट रख दिया गया है 1 करोड़ से 1 करोड़ तक, यानी कि 1 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट जो लघु उद्योग में जो होगा वो माइक्रो में रखा जाएगा। 10 करोड़ से ज़्यादा जो होगा, पहले था 5 करोड़, 10 करोड़ में अब कर दिया गया है कि 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट को स्मॉल में रखा जाएगा। और जो 20 करोड़ से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको रखा जाएगा मीडियम में। तो ये ठीक है, ये रिफॉर्म किया गया है। ये एमएसएमई के लिए रिफॉर्म किया गया है कि इसमें ये एमएसएमई माना जाएगा, लघु उद्योग साला ये माना जाएगा, ठीक है। ये रिफॉर्म हुआ। 200 करोड़ का तक का टेंडर जो इनको यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि 200 करोड़ तक का जो भी टेंडर होगा इन्हीं को दिया जाएगा। और ये रिफॉर्म इसमें चेंजिंग किया गया है। तो ये बेनिफिट करेगा तकरीबन 45 लाख यूनिट को, ये बेनिफिट करने वाला है, ठीक है। 45 लाख यूनिट को मैं बोल रहा हूँ। अगर आप इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होगा वही आप नोट कीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। और ये क्या है कि ईपीएफ जो है, जैसे कि 12% तक पहले लिया जाता था, यानी कि ईपीएफ वही होता है ना, पीएफ जो एम्प्लॉयमेंट को जो पीएफ जो लिया जाता है, वो क्या कर दिया ना, 12.5% से अब कर दिया गया 10%। और ये 10% है। और ये जो है ना प्राइवेट सेक्टर में अगर देखा जाए तो ये कम नहीं किया गया, प्राइवेट सेक्टर में 12% ही रहेगा। और देखा जाए ये बेनिफिट किसको करेगा, ये 6.5 लाख यूनिट को बेनिफिट करेगा, समझ रहे बात। और 6.5 लाख यूनिट को बेनिफिट करेगा तो तकरीबन 4.3 करोड़ लोगों को इसको फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ हो गया, सॉरी। तो अब देखिए रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट में जैसे कि बहुत सारा क्या होता है ना, रेरा होता है। रेरा क्या होता है कि जो डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे कि टाइम पर जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तो वो रेरा जो है उसको देखती है, वो उसको जैसे कि उसके ऊपर क्या करती है, उसको मतलब कह लें कि फाइन लगाती है कि टाइम पर जो प्रोजेक्ट ना हो, उसको रेरा उसको जो है देखने का काम करती है। तो रेरा में क्या है ना कि इसके लिए क्या कर दिया, इसका टाइम बढ़ा दिया गया। यानी कि अगर जो कोई प्रोजेक्ट 6 महीना से अगर लेट में भी अगर वो जो है कंप्लीट नहीं हुआ है तो रेरा उसको क्या करेगी, 6 महीना तक और उसको टाइम देगी। तो ये चीज़ जो है रियल एस्टेट सेक्टर में ये चीज़ किया गया। ये रिलीफ है। बिजनेस के लिए क्या किया गया है कि जैसे कि टैक्स मेजर की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन जो है मतलब इसका रिड्यूस किया गया है। कह लें कि ये टैक्स फाइल में जो है एग्जेम्पशन दिया गया है, मतलब अगर टैक्स फाइल अभी अगर आप ये 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ डाटा है, ये चीज़ आपको अगर याद रखने का है, याद रखने का ये नहीं है, बस आप इसको बस समझ लें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, तो ये इंक्लूड है। तो हमने जैसा कि बात किया कि ये पैकेज
की थी अभी अमेरिका से, और फिर हमने ये देखा कि ये 20 लाख करोड़ रुपया सारे चीज़ों में इंक्लूड है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे पुअर की, यानी कि माइग्रेंट लेबर की हम बात करेंगे। जैसे 2 आर्टिकल उसमें था तो वो 2 आर्टिकल को इसी में जो है इंक्लूड कर दिए, ठीक है। और अब हमारे पास जो आर्टिकल है 1 फॉर पुअर, पुअर के लिए, सॉरी लगता है मैंने इंटरनेट ऑन छोड़ दिया। तो अब हम पुअर की बात करेंगे। तो पुअर की बात करें तो जैसे कि देखा जाए कि 50 दिन से ज़्यादा लॉकडाउन हो चुका है, ठीक है। 50 दिन से ज़्यादा लॉकडाउन है। 50 दिन के ये आपको परेशान कर रहा है। 50 दिन से ज़्यादा लॉकडाउन है, तो 50 दिन के ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से इसमें सबसे ज़्यादा थ्रेट किसको हुआ? सबसे ज़्यादा थ्रेट अगर देखा जाए तो अर्बन पुअर को हुआ है, शहरी पुअर। रूरल पुअर की अगर बात करें तो चलिए कुछ लोग जो एनजीओ वगैरह और कुछ ऐसे समाज सेवक के जो करने वाले जो लोग हैं वो लोग आगे आकर के उन लोगों की अच्छी हेल्प की। लेकिन रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, जो स्लम एरिया में जो गरीबी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जो है ये राहत का काम जो है बहुत कम हुआ। और माइग्रेंट लेबर की बात करें तो ये तो पूछिए ही मत। माइग्रेंट लेबर के बारे में इन लोगों को कितना ज़्यादा मतलब हैरेसमेंट, जो सबसे ज़्यादा अगर ये पेंडेमिक की वजह से हैरेसमेंट जो हुआ ये माइग्रेंट लेबर को ही सबसे ज़्यादा हुआ। तकरीबन 14 करोड़ माइग्रेंट लेबर जो है हमारे पूरे ऑल ओवर द इंडिया जो है काम करने के लिए जाते हैं रूरल एरिया से। तो ये बात है। तो माइग्रेंट वर्कर की बात करें तो इसके लिए क्या हुआ, माइग्रेंट वर्कर को इससे क्या फ़ायदा हुआ? तो माइग्रेंट वर्कर को फ़ायदा अगर देखा जाए तो इसमें बिल्कुल पहले ये स्टेप लेना चाहिए था। जैसे कि माइग्रेंट वर्कर के बारे में जो स्टेप हमें लेना चाहिए था वो पहले लेना चाहिए था। अभी क्या है कि न्यूज़ की तरह तो मैं वो सब बातें वो क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। तो अभी माइग्रेंट लेबर के लिए क्या गया, 1 नेशन 1 राशन कार्ड का जो है इम्प्लीमेंट किया गया। तो जो मार्च 2021 में ये इम्प्लीमेंट होने वाला था, 1 नेशन 1 कार्ड जो है मार्च 2021 में इम्प्लीमेंट होने वाला था। लेकिन इसको जो है ये कहा गया है कि माइग्रेंट जो भी व्यक्ति जहाँ पर भी है उसका आधार कार्ड से लिंक करके 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो है उसको दिया जाएगा। और उसमें क्या होगा कि उसको दिया जाएगा तकरीबन 10 किलो चावल, 10 किलो चावल और 1 किलो चना। 10 किलो चावल यानी कि एक पर व्यक्ति को 10 किलो चावल, ठीक है। एक महीना, सॉरी 10 किलो नहीं, शायद 5 किलो है, ठीक है। 5 किलो चावल एक महीना के लिए, और 1 किलो चना एक पर फैमिली, 1 किलो चना पर फैमिली एक महीना के लिए। और ये कब तक के लिए है? ये चावल 6 महीना के लिए है, और ये 6 महीना के लिए। हाँ, तो देखिए ये 6 महीना के लिए इसकी मतलब चावल, और फिर ये राशन की जो बात है, क्या ये 1 किलो चना एक महीना के लिए एक फैमिली के लिए क्या ये पर्याप्त है? ये आप सोचिए, ठीक है। इसको हम रुक करके डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये चीज़ हो गया। तो माइग्रेंट लेबर के लिए ये 1 नेशन 1 राशन कार्ड, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब फूड एंड ट्रांसफ़र फर्स्ट देखिए क्या है। एक चीज़ यहाँ पर सुझाव दिया गया, राइटर ने एक चीज़ सुझाव दिया है। क्या सुझाव दिया है? राइटर ने कहा है कि तकरीबन देखिए कि देखा जाए तो हम माइग्रेंट लेबर के लिए, पुअर के लिए लॉकडाउन के वक्त ही एक बहुत ही अच्छा स्टेप हम ले सकते थे। वो अच्छा स्टेप क्या था कि जैसे कि कैश ट्रांसफ़र करते लोगों को और फ्री में खाना देते। तो ये क्या खर्चा था? कैश ट्रांसफ़र करते और फ्री में खाना देते। तो फ्री में खाना कैसा देते और कैश ट्रांसफ़र कैसा करते? राइटर कहते हैं कि अगर 7,000 रुपया अगर हम सभी को कैश ट्रांसफ़र करते हैं पर मंथ, यानी कि पर मंथ 3 महीना के लिए 7,000 रुपया कैश ट्रांसफ़र करते और 10 केजी अनाज फ्री में बांटते, 10 केजी अनाज पर व्यक्ति फ्री में बांटते, इसका खर्चा आता तकरीबन 3% ऑफ जीडीपी। अगर हम ऐसा करते तो 3% ऑफ जीडीपी ये हमारा खर्चा आता। समझ रहे बात? ये चीज़ यहाँ पर है, आप इसको पढ़िए कि ये कहा जा रहा है कि अगर 7,000 रुपये पर महीना देते और 10 केजी फ्री में अनाज देते तो ये हमारे जीडीपी का 3% खर्चा होता। लेकिन इसका महत्व देखिए राइटर बता रहे हैं कि अगर ये करते तो ये किसके लिए होता? 80% गरीब लोगों के लिए होता, यानी कि 20% जो टॉप लेवल के लोग हैं उनके लिए ये नहीं होता। ये उन लोगों के लिए होता 80% जो गरीब, जो माइग्रेंट और जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास में जो लोग आते हैं, ये उनके लिए होना चाहिए था 3 महीना के लिए। तो 3% ऑफ जीडीपी सिर्फ हमारा खर्च होता। और इसका फ़ायदा कितना? फ़ायदा इसका ये होता कि ये इकोनॉमी में भी बूम आता।
और देखिए आप ये कह सकते हैं कि क्या होता है कि राइटर ये भी कंसर्न दिखाते हैं कि लोग कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि इससे होगा कि इन्फ्लेशन आ सकता था। इन्फ्लेशन मतलब समझ रहे, महंगाई। तो महंगाई आ सकता है कि सबके पास पैसा होगा तो जब 7,000 रुपया अगर सबके पास होगा तो वो जा कर के खर्च करेंगे, तो इससे क्या होगा, चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा और फिर जो है नुकसान हो जाएगा, महंगाई आ जाएगी। तो देखिए ये कह रहे राइटर ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सब अपने घर में है, डिमांड सफिशियंट होता, डिमांड उतना ही होता जितना कि लोगों के पास ज़रूरत होता, और लोग जो है पैसा भी वैसे ही खर्चा करते हैं जिस जैसा कि हालात जिस तरीके से, जब इस तरीके से लॉकडाउन है तो वो जाहिर सी बात है पैसा जब उनके पास ना है तो वो ज़्यादा खर्चा नहीं करते, वो बहुत ही किफ़ायती खर्चा करते हैं और इससे महंगाई बिल्कुल भी नहीं आती, ऐसा राइटर का कहना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देख लीजिए कि और आगे स्टेप दिया जाता है कि मनरेगा वर्कर की अगर बात करें तो 100 दिन के लिए जो है इसको बढ़ा देने की बात की गई कि 100 दिन से इसको ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। तो 100 दिन से ज़्यादा इसको बढ़ा दिया जाए तो ये भी बहुत लेट स्टेप है, लेट स्टेप है ये। जैसे कि 100 दिन से ज़्यादा अगर बढ़ा दिया जा रहा है तो मनरेगा वर्कर में क्या होता है कि इसमें जो लेबर जो होते हैं, जो टीनेज किसान जो होता है, मजदूर किसान जो होता है, ये इसमें जो है काम करते हैं। तो इसको 100 दिन से बढ़ा दिया गया, इसका एक्सपेंड किया गया, यानी कि इसको काम में जो है एक्सपेंड किया गया है कि कई सारे सेक्टर में जो है मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा। तो ये स्टेप पहले लेना चाहिए था, ये स्टेप लेट सरकार ने लिया, ये राइटर क्रिटिसाइज करते हैं कि ये चीज़ जो है ये होना चाहिए था। और प्लस क्या है कि अभी जो स्टेप लिए भी हैं तो ये सब के ऊपर सबसे बड़ा कंसर्न जानते क्या है, इम्प्लीमेंटेशन का, कि ये स्टेप तो आप ले रहे हैं, ये स्टेप तब तक जो है सकारात्मक कोई नतीजा लेकर के नहीं आएगा जब तक कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही अच्छा तरीक़ा से नहीं हुआ। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, राइटर का कंसर्न इम्प्लीमेंटेशन ही है। तो मनरेगा के लिए आपने ये काम किया, चलिए माइग्रेट लेबर के लिए और टीनेंट्स के लिए जो ये काम हुआ, तो ये चीज़ इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये इसका दायरा बढ़ाने की बात है, तो ये चीज़ है। तो अब देख लीजिए कि एक लेबर लॉ की अगर बात करें तो लेबर के लिए कहा जा रहा है कि जो है लेबर में जो चेंजिंग किया गया है 12 घंटा टाइम बढ़ा दिया गया, 12 घंटा, 8 घंटा से 12 घंटा कर दिया गया। ये पिछला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, उसको जाके सुन लीजिएगा कि 8 घंटा से 12 घंटा कर दिया गया, प्लस 12 घंटा के बात करेंगे तो ओवर टाइम का भी जो डबल पैसा दिया जाता था वो डबल पैसा भी नहीं दिया जाएगा, आपको वेजेज जितना ही दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है कंसर्न है राइटर का, जो लेबर के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन किया गया है, लेबर की कितनी बड़ी भूमिका है, फार्मर की कितनी बड़ी भूमिका है हमारी इकोनॉमी में, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कितनी बड़ी भूमिका है, लेकिन आज किस तरीके से हम इन लोगों को इस तरीके से अकेला छोड़ दिए, ऐसा राइटर का कहना है। ठीक है, मेरा नहीं। तो ट्रिपल ब्लॉक देखिए, अब फिर देखिए क्या हुआ। अब देख लीजिए यहाँ पर जीएसटी के बारे में भी राइटर चर्चा करते हैं। जीएसटी के बारे में क्या है कि देखिए स्टेट के पास क्या, अगर बात कर ले, स्टेट के पास रेवेन्यू जनरेट करने का साधन बहुत कम होता है। स्टेट के पास रेवेन्यू जनरेट करने का साधन बहुत कम है। 70% जो है अपने बाउंड्री के अंदर ही स्टेट जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, 70%। और 70% में भी अगर देखा जाए तो वो 70% में जो रेवेन्यू जनरेट करती है, इसमें भी अगर देखा जाए तो कहा जाए कि ये कहाँ से आता है ये पैसा, 70% में 50%। तो 70% में 50% जो है इनको पैसा मिलता है कहाँ से, पेट्रोल पर ड्यूटी लगा करके मिलता है, इलेक्ट्रिक पर मिलता है, अल्कोहल पर मिलता है, लैंड रजिस्ट्रेशन पर मिलता है। तो आपने अभी देखा था एक ट्रिपल फ्लो हुआ था, यानी कि अभी देखे थे कि एक भीड़ सी बाढ़ आ गई थी लोगों की, जो है शराब पीने वाले लोगों की लाइन में लग करके जो है वो जो है खड़े हैं, और फिर उसके बाद जो है कितना 70% जो है ज़्यादा बढ़ा करके टैक्स ले करके भी जो है मतलब वो पैसा लगा करके भी शराब लेने के लिए किस तरीके से लोग जो है कोविड-19 पैंडेमिक कितना बुरी सिचुएशन में भी लोग आ गए। तो ये मतलब आखिर ये स्टेप सरकार ने लिया क्यों, आपको ये सवाल होना चाहिए दिमाग के अंदर कि सरकार ने ये स्टेप लिया क्यों, शराब का ठेका खोलने का ये परमिशन स्टेट गवर्नमेंट ने दिया क्यों। तो चलिए, तो दरअसल देखिए आपको हम कह रहे हैं कि 50% ऑफ रेवेन्यू सरकार का जो जनरेट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का जनरेट होता है, वो ये चीज़ों से होता है, पेट्रोल के पर ड्यूटी लगाने से होता है, इलेक्ट्रिक पर लगाने ड्यूटी टैक्स ड्यूटी लगाने पर मिलता है, अल्कोहल पर मिलता है, लैंड रजिस्ट्रेशन पर मिलता है, ये 50% है, आप सोचें। और प्लस क्या होता है जीएसटी, अब जब आ गया जीएसटी आने के बाद जो है ये
टैक्स को जो है सेंट्रलाइज कर लिया गया है। नहीं तो पहले स्टेट गवर्नमेंट जो है सेल टैक्स लगा करके भी जो है अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेती थी। और अगर बात करें जीएसटी कलेक्शन की, जीएसटी कलेक्शन का तकरीबन 4 महीने का जीएसटी जो है राज्य सरकार को अभी नहीं मिला है। समझ बात, 4 महीने का जीएसटी कलेक्शन जो है वो राज्य सरकार को नहीं मिला है। राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को कहती है कि हमें पैसा दीजिए, लेकिन सरकार कहती है कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है। ये है जीएसटी के वजह से राज्य सरकार को नुकसान हुआ। ये राइटर जीएसटी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो 70% जो अपने बाउंड्री के अंदर जो रेवेन्यू वो जनरेट करते थे वो इनका नुकसान हो गया। और सबसे बड़ा जो है एक्साइज ड्यूटी, अल्कोहल क्यों बिकना शुरू हो गया, अभी जो मैंने डिस्कस किया इससे आपको समझ में आ गया होगा। अल्कोहल बेचने का मकसद क्या है, पेट्रोल अभी ज़्यादा बिक नहीं रहा है। और फिर जो है लैंड रजिस्ट्रेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। और इलेक्ट्रिक तो ठीक ठाक अभी मतलब मान के रखिए ठीक है, लेकिन अल्कोहल को बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, इस वजह से ये परमिशन दिया गया है। लेकिन आप सोच सकते हैं किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो ये खिलवाड़ माना जा सकता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, केरला, ये जितने बड़े राज्य हैं इनका 70% रेवेन्यू इनके बाउंड्री में ही जनरेट होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा डिस्कशन, और आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगला दिन। थैंक यू।